अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन की। बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है कि जब हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाए सीरस फ्लूइड की विद इन द प्लूरल स्पेस में, तो हम उसको कहते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन है। इसी तरीके से अगर जो है ना हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाए फ्रैंक पस की, तो हम लोग उसको कहेंगे कि एम्पाइमा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्पाइमा की बात करेंगे डिटेल में। अगर इसी तरीके से हमारे पास ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए प्लूरल स्पेस में, तो हम लोग उसको टर्म कर देते हैं कि ये हीमोथोरैक्स है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास काइल जो कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए प्लूरल स्पेस में, तो हम लोग उसको कहते हैं कि काइलोथोरैक्स है। ठीक है, अब ये जो प्लूरल इफ्यूजन की बात करी ना कि हमने सीरस फ्लूइड विद इन द प्लूरल स्पेस है, ये हमारे पास जो है ना दो टाइप्स की हमारे पास हो सकता है। मे बी जो है ना ये फ्लूइड हमारे पास ट्रांसुडेटिव हो, मे बी जो है ना एक्सुडेटिव हो। ट्रांसुडेट और एक्सुडेटिव का तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि बेसिकली ट्रांसुडेट में क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन कंपोनेंट्स कम होते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ से जो सराउंडिंग टिश्यूज़ से जो है ना फ्लूइड निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ट्रांसुडेट। और एक्सुडेट में क्या होता है कि ब्लड वेसल से जो है ना फ्लूइड निकल के सराउंडिंग स्पेसिस में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम इसको कहते हैं एक्सुडेट। तो मेन बात आपने याद रखनी, ट्रांसुडेट एक्सुडेट में क्या फ़र्क है। ट्रांसुडेट में प्रोटीन कंपोनेंट कम होता है और एक्सुडेट में हमारे पास प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो प्लूरल इफ्यूजन में जो सीरस फ्लूइड है ना, मे बी ट्रांसुडेटिव हो या एक्सुडेटिव हो। अब ये ट्रांसुडेटिव किस वजह से हो रहा है, बेसिकली जो ये प्लूरल फ्लूइड है ना, या इसमें ट्रांसुडेटिव में हमारे पास या भी इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, या फिर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये हो रहा है। इसकी एग्जांपल हम लोग से ले सकते हैं, किन किन केसेस में हो सकता है। कार्डिक, लिवर या फिर रीनल फेलियर के केसेस में जो है ना हमें रीनल ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिल रही होती है। और एक्सुडेटिव किस वजह से हो रहा होता है, जब हमारे पास इंक्रीज माइक्रोवेस्कुलर प्रेशर जो है ना बढ़ जाए, क्योंकि कोई भी डिजीज़ हो प्लूरा की, या फिर कोई इंजरी हो एडजेसेंट लंग में। ठीक है, उसकी वजह से जो है ना हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज माइक्रोवेस्कुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सोडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो रही होती है। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ ना कॉमन कॉजेज़ देख लेते हैं। बेसिकली किस किस कॉजेज़ में हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। इसके कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं, उनमें हमारे पास जो है ना नमूनिया आ जाता है। नमूनिया हो गया, जिसको हम लोग पैरा नमोनिक इफ्यूजन भी कह रहे होते हैं। टीबी हो गया, कार्डिक फेलियर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास कुछ रूमेटॉइड डिजीज़ हैं, मैलिग्नेंट डिजीज़ है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन टू द थोरेसिक डक्ट है। इन सब की ना कॉजेज़ है प्लूरल इफ्यूजन के। तो मेनली अगर हम लोग बात करें कि इन सब कॉजेज़ में ये सब कॉजेज़ हैं जिनमें प्लूरल इफ्यूजन जो है ना हो सकती है। अगर हम लोग इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करें ना, तो हम लोगों को क्या मिलेगा क्लिनिकल फ़ीचर्स में। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों को कि जो प्लूरेसी मिलेगी। प्लूरेसी मतलब कि प्लूरा अफेक्ट हो रहा है, प्लूरा कोई डिजीज़ हो रही है, इंजरी हो रही है, उस वजह से हमें प्लूरेसी मिलेगी। पेन, चेस्ट पेन होगा ऑन इंस्पायरेशन, और पेशेंट जो है ना कफ करेगा विद डिस्चार्ज होगा। अब ये जो डिस्चार्ज है ना, ये बहुत सी वजह से हो सकता है। लेट्स सपोज कि मैं अगर बात कहूँ कि इन्हीं कॉजेज़ की बात करूँ, तो इन कॉजेज़ में हमें अलग अलग तरीके का स्पूटम मिलेंगे। तो अब वो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कौन सी डिजीज़ का हो सकता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि हमारे पास नमूनिया में जो है ना पिंक फ्रॉथी कलर का जो है ना हमें पिंक फ्रॉथी कलर का स्पूटम मिलेगा। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। पिंक ब्रोंकियल प्रूलेंट टाइप का ना डिस्चार्ज मिलेगा, प्रूलेंट टाइप का। हमने इससे याद रखना है कि प्रूलेंट टाइप का स्पूटम मिलेगा नमूनिया में, क्योंकि बैक्टीरियल कॉजेज़ होते हैं ना ज़्यादातर नमूनिया के, तो इस वजह से जो है प्रूलेंट इसका हमें स्पूटम मिलेगा। टीबी में हम लोग को जो है ना सीरस तो होगा ही, लेकिन एम्बर कलर्ड का होगा, एम्बर कलर्ड का स्पूटम होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो मैलिग्नेंट डिजीज़ हैं, इनमें मैलिग्नेंट डिजीज़ में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में और
और हमारे इनमें पल्मोनरी इन्फेक्शन में, इन सब में जो है ना हमें किस कलर का मिलेगा, सीरस तो होगा फ्लूइड लेकिन जो है ना ब्लड स्टेन होगा। मैलिग्नेंट डिजीज में कौन सा कलर होगा, ब्लड स्टेन होगा स्पूटम। और जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है इसमें भी ब्लड स्टेन हम लोगों को मिलेगा। जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है ना, जिसमें हमने कहा था कि ट्रांसुडेटिव एक्सुडेट होगा, इसमें हमें स्ट्रॉ कलर का मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये कलर याद रखना है। और रूमेटॉइड आर्ट डिजीज़ में हम लोग को सीरियस फ्लूइड मिलेगा, लेकिन कंडीशन में टर्बिड भी मिल सकता है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन टू थोरेसिक डक्ट है ना, इसमें हम लोग को मिल्की कलर का ना स्पुटम मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें काइल मिलेगा ना, इस वजह से जो है ना मिल्की होगा। तो आपने याद रखना टीबी का एम्बर कलर का स्पुटम होगा, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का स्ट्रॉ कलर का स्पुटम होगा, रूमेटॉइड डिजीज़ का सीरस तो होगा, ये सब सीरस ही है क्योंकि प्लूरल इन्फ्यूजन है, लेकिन इनमें जो है ना कुछ कलर हमको स्पुटम में मिल रहे होंगे। मैलिग्नेंट में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ब्लड स्टेन होगा, नमूनिया का प्रूलेंट होगा, जस्ट मिल्की होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की हम लोगों ने बात करी कि चेस्ट पेन होगा, ये सब होगा। लेकिन जो है ना अब हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करिए, लेकिन अगर हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें ना, जो हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं कि रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में, तो हम लोग को उसमें प्लूरल इफ्यूजन में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। बेसिकली अगर हम लोग इंस्पेक्शन पे देखेंगे ना, तो हम लोगों को जो है ना टेकिपनिया मिलेगा इंस्पेक्शन पे। मतलब कि पेशेंट जो है ना फास्ट ब्रीथिंग कर रहा होगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है ना ज़्यादा होगा। अगर हम लोग पैल्पेशन की बात करें ना, तो डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, और ट्रेकिया जो है ना स्लाइटली जो है ना रिवर्स होगा। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ये लंग है, मतलब लेट्स सपोज ये राइट लंग है और ये लेफ़्ट लंग है, तो अगर हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन जो है ना हमारे पास राइट साइड पे हुई हुई है, लेट्स सपोज यहाँ पे ना प्लूरल इफ्यूजन है इस वाले लंग में, तो ये जो ट्रेकिया है ना वो स्लाइटली डेविएट होगा लेफ़्ट साइड की तरफ। साइमल्टेनियसली अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में हो रही है ना प्लूरल इफ्यूजन, तो राइट साइड पे ज़रा डेविएट होगी, क्योंकि जो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से जो है ना, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से ना इसका जो मास है ना वो बढ़ जाएगा और इसको ट्रेकिया को पुश करेगा। ठीक है, ट्रेकिया की पोजीशन क्या होगी हमारे पास, ऑल्टर्ड होगी। और अगर हम लोग परकस पे बात करें, परकशन में हम लोग क्या मिलेगा, स्टोनी डल परकशन पे हमें स्टोनी डल अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, और हमें अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे ना, तो हमें ब्रेथ साउंड्स नहीं मिलेंगे। जहाँ पे हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन होगी वहाँ पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे। ठीक है, और जो है ना आपको ब्रोंकियल ब्रीथिंग मिल सकती है। ब्रोंकियल ब्रीथिंग आपको बताइए क्या होती है कि जब हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरम्यान गैप आ जाता है ना, तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं ब्रोंकियल ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरम्यान। ठीक है, और क्रैकलिंग साउंड मिलेगी क्रैकल साउंड मिलेगी अबव द इफ्यूजन। अगर इफ्यूजन हमारे पास इस पार्ट पे ना लंग के, तो अगर हम लोग ऑस्कल्टेट करें इस पार्ट पे, तो हम लोग को यहाँ पे क्रैकलिंग साउंड मिलेगी इस इफ्यूजन की वजह से। ठीक है, ये तो हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करी। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में जो है ना सबसे पहले हम लोग करा रहे होते हैं चेस्ट एक्सरे। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा है कि हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं इन्वेस्टिगेशंस में। चेस्ट एक्सरे, इसका जो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है ना वो कराएंगे। जो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू पे हम लोग को क्या मिलेगा, जो हमारे पास कॉस्ट ये लंग है, लेट सपोज, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो आप समझिएगा, लेट सपोज ये कॉस्ट्रो लंग है हमारे पास। जो कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल ना ये वाला होता है, ये ना ब्लंटेड हो जाएगा, ये इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन की वजह से ब्लंटेड होगा, हम लोग को ये एंगल ही नहीं नजर आएगा चेस्ट एक्सरे पे। ठीक है, लेकिन ये चेस्ट एक्सरे पे ना तभी हम लोग को प्लूरल इफ्यूजन दिखती है जब हमारे पास जो है ना 200 ml से ज़्यादा हो ब्लड। 200 ml से जो प्लूरल फ्लूइड है ना फ्यूजन है ये ज़्यादा होगी, तभी चेस्ट एक्सरे पे नज़र आएगा। ठीक है, अगर हम लोग को चेस्ट एक्सरे पे सही समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभार जो होता है ना ये प्लूरल फ्लूइड अगर ऑब्लिक फिशर पे है ना, इसके ऑब्लिक फिशर पे, तो ये ऐसा अपीयरेंस देगा कि ये एक नोड्यूल टाइप है। अगर ये ऑब्लिक फिशर में प्लूरल फ्यूजन नहीं तो ऐसा अपीयरेंस देगा, तो हम लोग उसको मिसमैच भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे कि ट्यूमर है। तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा ना ये प्लूरल फ्यूजन है या ट्यूमर है, तो हम लोग इसकी वजह से हम लोग करा रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड पे ना हम लोग को बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि बेसिकली हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन ना किस टाइप की, ये भी पता कर सकते हैं ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। ट्रांसुडेटिव में ना क्या होता है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो क्लियर
कोई स्पेस मिलती है हमें अगर जो है ना ट्रांसुडेटिव है हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन, और अगर एक्सुडेटिव है ना तो हम लोग को क्या मिलेगा अल्ट्रासाउंड में, हम लोग को अल्ट्रासाउंड में ना एक मूविंग फ्लोटिंग डेंसिटी मिलेगी, मूविंग फ्लोटिंग डेंसिटी टाइप मिलेगी, तो हम लोग उसको कहेंगे ये एक्सुडेटिव है। हम लोग कॉजेज़ को भी ना डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे पास थर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है प्लूरल एस्पायरेशन एंड द बायोप्सी। बेसिकली क्या है कि प्लूरल एस्पायरेशन और बायोप्सी, जब हमारे पास हम लोग को एक कंफर्मेशन नहीं हो रही हो कि बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन जो है ना किस वजह से हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्लूरल एस्पायरेट करेंगे उस फ्लूइड को, उसकी साइटोलॉजी कराएंगे और उसमें देखेंगे कौन से सेल्स हैं, उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या उसका रेशो है, क्या प्रोटीन है उसके अंदर, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उस वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन है या एक्सुडेटिव इफ्यूजन है। ये बस हम उन केसेस में करवाएंगे जिसमें हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और चेस्ट एक्सरे के ज़रिए ये नहीं पता चल पा रहा कि किस तरीके की इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन ट्रांसुडेटिव या एक्सुडेटिव है। अगर फर्दर हमें प्लूरल एस्पायरेशन से भी कंफर्मेशन नहीं होती है तो फिर हम लोग बायोप्सी की तरफ जाते हैं। ठीक है, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्टोमी कराते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हम लोग को बायोप्सी ले सकते हैं, और फिर हम थोरेकोस्कोपी कराते हैं जिसकी वजह से वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी कराते हैं जिसकी वजह से हम बायोप्सी ले रहे होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में याद रखना, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, पोस्टीरियर व्यू पे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है ना लॉस्ट हो जाएगा, ब्लंटेड हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद प्लूरल एस्पायरेशन और बायोप्सी कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे ना एक लाइट्स क्राइटेरिया भी है ये डिफाइन करने के लिए कि हम बेसिकली ये हमारे पास एक्सुडेटिव प्लूरल एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है या ट्रांसुडेटिव। तो ये लाइट्स क्राइटेरिया ये कहता है कि हमारे पास जब भी एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, हम एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन को एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे जब हमारे पास एक या इनमें से तीनों जो है ना अवेलेबल हो, मतलब पार्टिकल्स हो। ये जो प्लूरल फ्लूइड का जो प्रोटीन है ना वो हमारे पास सीरम प्रोटीन रेशो से 0.5 ज़्यादा हो। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन। और सेकेंडली वो कहता है कि अगर जो है ना प्लूरल फ्लूइड LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो रेशो है ना सीरम LDL रेशो से हमारे पास ज़्यादा हो 0.6 से। थर्डली वो ये बात कहता है कि अगर यही प्लूरल फ्लूइड जो है ना हमारे पास प्लूरल फ्लूइड LDH जो है ना हमारे पास 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल LDH से ज़्यादा हो, सीरम LDH से ज़्यादा हो, तो हम उसको कहेंगे कि एक्सुडेटिव है। अगर इन तीनों क्राइटेरियाज में से हमारे पास कोई भी एक पॉइंट पॉजिटिव आता है या उससे ज़्यादा पॉजिटिव है तो हम लोग उसको लेबल कर देंगे एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, और लाइट्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो अब हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमें कंफर्म हो गया कि हाँ प्लूरल इफ्यूजन है, एक्सुडेटिव है या जो भी है, तो हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बेसिकली अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन है, पेशेंट को बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, थेरापेटिक एस्पायरेशन कर देंगे। लेकिन थेरापेटिक एस्पायरेशन करते हुए ना हमने ये ध्यान रखना है कि आप जो है ना 1.5 लीटर से अबव जो है ना एस्पायरेट नहीं करें, क्योंकि अगर 1.5 लीटर से ज़्यादा एस्पायरेट कर देंगे ना एक ही टाइम में तो वो एक स्मॉल रिस्क है कि री एक्सपेंशन हो जाए पल्मोनरी एडिमा की। ठीक है, सेकेंडली हम लोग जो है ना इसके ट्रीटमेंट में मेजर ट्रीटमेंट यही होता है कि हम लोग इसके अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें। जैसे कोई भी अंडरलाइन इसका कॉज है, नमूनिया की वजह से हो रहा है, टीबी की वजह से हो रहा है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो रहा है, जिससे जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है ना उस कॉज को ट्रीट करें। नमूनिया में आपको पता है एंटीबायोटिक्स देते हैं हम लोग, टीबी में एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स दे रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉज को हम लोग जो है ना ट्रीट करें। अगर अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो जाएगा तो खुद ब खुद प्लूरल इफ्यूजन सेटल डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग